एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिक एकेडमी। जो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। लाइफ का एक्सपीरियंस, थोड़ा सा टॉपिक तो पढ़ते रहेंगे, थोड़ी सी तुम्हें भी फील आ जाएगी जैसे लाइव क्लास के साथ साथ जैसे आमने सामने से बात कर रहे हैं। इनिशियली जब 2017 में हमारा जो इसका मोटिव था ऑनलाइन क्लासेस आने का, ये था कि बच्चों को जैम की कोचिंग के लिए बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा था। 40 to 50,000 एक जैम की कोचिंग के लिए, कुछ होती है जैम की कोचिंग, उसके लिए 2017-19 तक इनफैक्ट उन बच्चों को 40,000 पे करना पड़ रहा था। 40K समझते हो ना? अगर तुम घर पे 40K की बात भी करोगे तो एकदम से ये झटका लगेगा कि 40,000 में कोचिंग ले रहा है बच्चा। दूसरा, उसमें ये डर रहता था कि बाई चांस अगर मैं कहीं अच्छा परफॉर्म ना कर पाया तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे, बहुत डर रहता था। तो बच्चा जैम का सोचने में भी डरता था कि जैम की कोचिंग ले या ना ले। और ये मेरे साथ भी होता, जब मैं जैम की कोचिंग करता था तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, मुझे भी पैसे की तंगी थी, मैं भी ये फेज से गुजरा हूँ। तो उसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट की और हमने क्या किया कि बेस्ट एजुकेशन को कम से कम पैसे में देना स्टार्ट कर दिया। अब देख रहे हो, अब हम जैम की कोचिंग आपको 3 से 4K में मिल रहे हैं, 3 से 4K। इतने तो बच्चे समोसे खा जाते हैं कैंटीन में कॉलेज की, और उन्हें इतने में पूरा का पूरा जैम का सिलेबस बिल्कुल डिट्टो मिल रहा है। कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम्हारे अंदर पढ़ने की चाहत होनी चाहिए, वरना जैम में अगले साल तुम भी कहीं IIT में बैठे मिलोगे। पॉइंट ये है कि 2017 में जो कोचिंग 40,000 या 50,000 पे करती थी, आज वो भी गिरकर किस पे आ चुकी है? 4K पे। तो इसका मतलब हमने सिस्टम में बहुत कुछ चेंज ला दिया है, और इसी चेंज से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमने सिस्टम बदला है, क्योंकि एजुकेशन धंधा बन चुका है। भाई हम यहाँ पे इतना करोड़ों का बिजनेस करने नहीं बैठे कि हम करोड़ रुपए छापेंगे तुमसे, तुम्हारे पैसों से कुछ नहीं, बस पैसे ना पढ़ा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, जिंदगी के फ्री है तो तुम्हें फ्री में दे रहे हैं। तो सिस्टम ये है कि जिन बच्चों को जैम के लेक्चर की ज़रूरत है वो वीडियो को बच्चों तक आगे तक पहुंचाया करें। उन बच्चों का तो भला हो जाए कम से कम, जिन्हें मिनिमम अमाउंट में चाहिए कि हमें जैम की कोचिंग करनी है, हमें IIT में जाना है। यह IIT की बात नहीं है, पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं आपको आगे जाके कहीं ना कहीं किसी फील्ड में पढ़ाना है, और टीचिंग इज द बेस्ट मेथड। कि जिंदगी में तुम कभी भूखे नहीं मर सकते अगर तुम्हें पढ़ाने का तरीका पता है, तुम्हें पता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो हमारे लेक्चर सिर्फ ये नहीं सिखाते कि जैम में कैसे परफॉर्म करना है, क्या करना है, हम आपको आगे के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हैं। अगर आपको कहीं होम ट्यूशन देना हो या आपको किसी कोचिंग में पढ़ाना हो तो बोर्ड पे मार कर लेके खड़े तो हो जाओगे, लेकिन बोलना क्या है, पढ़ाना क्या है, किस तरीके से पढ़ाओगे, क्या सीक्वेंस होगी, वो कहाँ से लाओगे? तो वो सब कुछ सीखने का जो मिलता है वो लेक्चर से ही मिलता है। मैं जितने भी लेक्चर बनाता हूँ बिल्कुल सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बनाता हूँ कि बच्चा कहाँ फंस सकता है, कहाँ डाउट आ सकता है, किस पोर्शन में वो फंसेगा, कहाँ गलती करेगा, किस यूनिट में कन्वर्जन में गलत कर देगा, या कौन सा उससे सोल्यूशन बनेगा, कौन सा सोल्यूशन नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। तो पॉइंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उन बच्चों तक फैलाओ, उन्हें बताओ कि ये कोचिंग है, इतने कम अमाउंट में जैम की कोचिंग प्रोवाइड करती है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, इतना ज्ञान काफ़ी है आज के लिए। देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम क्या करते थे 12th क्लास में भी सॉल्यूशन चैप्टर को याद करते थे। सोचते थे कि यार ये क्वेश्चन है, इसमें पता नहीं क्या हो रखा है, इसको याद कर लेते हैं किस मेथड से हो रहा है। और ये सॉल्यूशन चैप्टर आगे जाके BSc में प्रॉब्लम करता है, और फिर आगे जाके MSc में प्रॉब्लम करता है। प्रॉब्लम कहाँ करता है? जहाँ तुम्हें टाइट्रेशन करनी होती है, टीचर बोलता है कि 0.2 nmol का सोल्यूशन बना दो, लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं कि 0.2 नॉर्मल का सोल्यूशन कैसे बनेगा H2SO4 का। लो भाई फंस गए। अब हम उसमें क्या करते हैं, बस खड़े होके देखते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा पहले जाके सॉल्यूशन बनाएगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उतने अमाउंट में डाल के अपना सॉल्यूशन बना लेंगे। लेकिन हमें खड़े होके नहीं देखना, हमें सबसे पहले आगे जाके उस सॉल्यूशन को बनाना है, और वो सॉल्यूशन कैसे बनेगा वो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो सॉल्यूशन बनेगा। अरे BSc में तो लैब असिस्टेंट आपको सारे सॉल्यूशन बना के देगा, कुछ नहीं करना, आपको टाइट्रेशन करना है, दोनों को मिक्स करना है, कलर दिखाना है, लो जी आ गया एंड पॉइंट। लेकिन जब तुम आगे MSc में जाओगे, आगे कभी तुम्हें PhD करनी हो, तो वहां कोई लैब असिस्टेंट नहीं होता, सारा काम खुद से करना पड़ता है, और इन चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है। तो जो चीज़ें तुम्हें पहले ही मिल रही है, अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो उन्हें सीखो। बात समझ रहे हो ना? उनको पहले ही सीख लो, आगे तुम्हें दिक्कत नहीं है। MSc में टीचर क्या करेगा, आपको बोल देगा, एक गिवन सॉल्यूशन दे देगा कि इसके साथ टाइट्रेशन करनी है, खुद अपनी मर्जी से तुम्हें मोलैरिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, खुद अपनी मर्जी से तुम्हें अपना सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, फिर टाइट्रेट करके फिर रिजल्ट दिखाना पड़ेगा।
चाहे तुम रिजल्ट कुछ भी दिखाओ XYZ, टीचर को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बस ये देख लेगा कि हाँ बच्चे को आता है, उसने खुद से सॉल्यूशन बनाया, चीजें बनाई और टाइट्रेट कर दिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा। सॉल्यूशन होता क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस का। क्या? होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें 2 और 3 या 3 से ज्यादा भी सब्सटेंस मिक्स किए जाते हैं। बात सिंपल है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि जो उसमें कंपोजिशन है, जो उसकी कंसंट्रेशन है, वो यूनिफॉर्म है। जो भी कोई सॉल्यूशन होगा तो वो आंखों के सामने आपके विजिबल नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे जो होमोजीनियस वर्ड यूज किया है, तो होमोजीनियस का मतलब ही यूनिफॉर्म होता है कि उसमें जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म है और उसमें क्या तुमने डिसोल्व किया है तुम्हें नहीं पता। ऐसे ही एक चीज होती है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि कोई कंपाउंड होता है, जैसे KMnO4 हुआ, ब्लू कलर हुआ, तो तुम्हें वो सॉल्यूशन दिख रहा है कि हाँ ये ब्लू कलर का है, इसमें ये डाला होगा, तो तुम्हें पता लग रहा है कि इसमें ये अमाउंट डाला होगा, तो वो सॉल्यूशन तो होगा लेकिन वो होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सिंपल सा 2 और मोर सब्सटेंस को मिक्स करके जो बनता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन का मतलब हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहता है कि सॉल्यूशन वर्ड है, लिक्विड जैसी फीलिंग आ रही है कि लिक्विड ही होगा। हाँ, लिक्विड ही होगा, लेकिन सॉल्यूशन कैसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं और सोल्यूट क्या ले रहे हैं। क्या? कि आप सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं, इन दोनों को मिक्स करके तब तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा। अब भैया सोल्यूट भी तुम गैस, सॉलिड और लिक्विड कुछ भी ले सकते हो, इसी तरीके से सॉल्वेंट भी गैस, सॉलिड, लिक्विड कुछ भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर केस में सॉल्वेंट लिक्विड ही होगा, गैस भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि हर केस में गैस ही होगी, सॉलिड भी हो सकता है। ऐसे ही हमारा सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। सिंपल सी बात है। अगर मैं बताऊं, अगर तुम्हें सोल्यूट भी नहीं पता, तो जो सोल्यूट होता है वो सॉल्यूशन में मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। किसमें? मिनिमम अमाउंट में। और जो सॉल्वेंट होता है इसका अमाउंट मैक्सिमम होता है, या मैं कहूं कि जो सोल्यूट का अमाउंट होगा उससे ज्यादा इसका अमाउंट होगा, तो उसे हम सॉल्वेंट बोल देते हैं। बात ठीक है? अब देखिए कि सॉल्वेंट हम कैसे यूज कर सकते हैं। जो हमारा सॉल्यूशन किस टाइप का होगा वो डिपेंड करता है कि हमने सॉल्वेंट कौन सा यूज किया है। अब सॉल्वेंट हमारा क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारा सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और हमारा सॉल्वेंट गैस भी हो सकता है। तो जब हमारा सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो इसमें जो सोल्यूट हो सकते हैं वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। तो हमें सॉल्यूशन चैप्टर में इस पूरे पोर्शन को पढ़ना है ध्यान से। इसका इफेक्ट देखना है कि जब हम गैस को मिक्स करते हैं लिक्विड में तो क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या पड़ेगा। जब हम सॉलिड डाल देंगे तो किस अमाउंट तक वो डिसोल्व होगा, क्या कब डिसोल्व नहीं होगा, उससे उस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इसे डालने से कितना प्रेशर लो होगा। तो ये सारी बातें हम इस सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चाहे तुम किसी लेवल तक चले जाओ, 12th लेवल से MSc तक, PhD तक, सॉल्यूशन चैप्टर में ऐसा कुछ चेंज नहीं आता, ना ही इसका लेवल इतना बढ़ता है, बस क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है। क्वेश्चन एक कुछ लेवल में किसी तरीके का पूछता है तो उससे जाके कुछ ऊपर पूछ लेगा, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेंगे। अगर हम गैसियस फेज की बात करें तो गैसियस फेज में क्या होता है? सॉल्वेंट गैस होती है, कोई भी मिक्सचर हो गया, N2O2 एटमॉस्फेरिक मिक्सचर होता है, सॉल्वेंट क्या होता है उसमें? गैस ही होती है। एक सॉल्यूशन होता है NaHG का, तुमने इसका नाम सुना होगा, एमलगम। अमलगम होता है सोडियम मरकरी का, या कोई भी मेटल ले लो इसकी जगह, एल्कली मेटल, लिथियम ले लो या कुछ भी ले लो, पोटेशियम ले लो। तो अगर मैं तुमसे सिंपल पूछूं कि इस एमलगम में सोल्यूट को क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, बताइए। तो हम बिना सोचे ये लगा देंगे कि जो इसमें सॉल्वेंट होगा सर वो मरकरी होगा, और जो हमारा सोल्यूट होगा वो सोडियम होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है।
ये पॉइंट हाईलाइट करने का मतलब ये है कि जो ये हमारा मरकरी होता है, इसमें जो हमारा सोल्यूट होता है वो सोल्यूट हमारा मरकरी होता है, और जो हमारा सोलवेंट होता है वो हमारा Na होता है। मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये क्या है, इसमें सॉलिड तो है हमारा सोलवेंट, और लिक्विड हमारा क्या है, सोल्यूट। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में, एमसीक्यू में, किसी भी कभी भी पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछ सकता है कि मरकरी एमलगम में सोल्यूट कौन सा है, सोलवेंट कौन सा है। या दूसरा पूछ सकता है कि Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है। तो एमलगम में Na की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं से चीजें क्लियर होगी। अब देखिए, हमें सॉल्यूशन पता लग गया, क्या पढ़ना है, कैसे बनता है, ये भी पता लग गया। अब सॉल्यूशन को बनाने का तरीका, उन्हें रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। देखो, सॉल्यूशन को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। अगर क्वालिटेटिव की बात करें, क्वालिटेटिव एनालिसिस की, तो हम उसमें सिर्फ ये बता सकते हैं कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन कितना डाइल्यूट हो सकता है और हमारे पास कोई सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड हो सकता है। डाइल्यूट से मतलब ये है कि उसमें जो सोलवेंट है वो अमाउंट ज्यादा है। लेट सपोज एग्जांपल से समझो कि मैं 30 ग्राम ग्लूकोज डिसोल्व कर रहा हूं 100 ग्राम किसमें, वाटर में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूं, 40 ग्राम ग्लूकोज डिसोल्व कर रहा हूं किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। पॉइंट ये है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है। जब हमारा सोलवेंट दोनों का सेम है और सोल्यूट का अमाउंट बढ़ रहा है तो हमारा सॉल्यूशन ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट होता चला जाएगा। बात समझ लें। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमें इतना पता नहीं लगता कि सॉल्यूशन क्या है, किस अमाउंट का है, बस हमें ये पता लगता है कि हाँ, जो ये सॉल्यूशन है ये कंसंट्रेटेड है और ये सॉल्यूशन है ये डाइल्यूट है। तो क्वालिटेटिव एज सच हमारे किसी काम का नहीं आता, बट ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कभी देखो डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट ये। तो यही मतलब होता है। डाइल्यूट NaOH का मतलब क्या हो गया कि उसमें NaOH का अमाउंट कम है और वाटर का अमाउंट ज्यादा है, उसे डाइल्यूट बोल देंगे। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि NaOH का अमाउंट ज्यादा है और वाटर का अमाउंट कम है, मतलब अमाउंट नहीं, एज कंपेयर टू। जैसे कभी कंफ्यूज हो जाओ, जैसे सपोज करो मुझे NaOH है, NaOH का मैंने क्या डाल दिया, 40 ग्राम डाल दिया किसमें, 100 में, ये डाइल्यूट मान लोगे। अगर इसमें मैं 50 करके कितना डाल दूं, 100 डाल दूं, तो ये कंसंट्रेट हो गया। मतलब सोलवेंट की कंसंट्रेशन सेम रखी या सोलवेंट का अमाउंट सेम रखा और उसमें उस जिसका भी सॉल्यूशन बनाना है, NaOH का बनाना है, उसका अमाउंट आपने इंक्रीज कर दिया तो वो सॉल्यूशन कंसंट्रेट होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में हम किसी सॉल्यूशन को बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं। जैसे हम किसी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वेट बाय वेट परसेंटेज का मेथड यूज कर सकते हैं, या हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड यूज कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज भी बोलते हैं, मास परसेंटेज, और इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा, हम पीपीएम भी यूज कर सकते हैं। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन से मतलब ये होता है कि जब हमारा सोल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम हो, जैसे लिक्विड हो गया, लिक्विड में कैल्शियम या मैग्नीशियम बहुत कम होता है, अगर उसकी कंसंट्रेशन को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में। अभी से मेथड बता रहा हूं, बाद में जाके धीरे धीरे कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्या होता है, मोलैरिटी। ये जो है ना मोलैरिटी, ये बड़े काम की चीज है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। फिफ्थ क्या होता है, मोलैलिटी। मोलैलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। और एक होता है लास्ट हमारा नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। और एक मेथड और होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से या चाई बोल सकते हैं।
अब सिंपल सा ये सारे तरीके हैं किसी भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के, या किसी भी सॉल्यूशन में किसी फिक्स सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। बात समझ में आई? इसमें से जो सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट है वो एक नॉर्मेलिटी और एक ये हमारा मोलैरिटी। ये सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा सॉल्यूशन में, लैब में या कहीं भी। हर किसी का अपना अपना यूज है। वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ये केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। वहां पे जब मेडिसिन बनती है वे वेट परसेंटेज में डील करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में डील करते हैं कि इतना अमाउंट डालना है। वहां मोलैरिटी यूज नहीं होती, वेट परसेंटेज यूज करते हैं। ऐसे ही तो अब वन बाय वन मैं एक एक चीज को डिस्कस करूंगा और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो साथ के साथ आपको बताता चलूंगा। तो सबसे पहले मेथड होते हैं दोनों में बात क्या है? परसेंटेज। जब कभी भी परसेंटेज की बारी आती है ना, तुम कोई नई चीज सोच के अपना दिमाग खुद लगाया करो। परसेंटेज मतलब क्या होता है कि 100 में से परसेंटेज डिफाइन कर रहे हैं, तो ये 100 हो गया। नीचे क्या होता है? टोटल, कि तुमने टोटल कितना हुआ, और ऊपर होता है गेन, कि तुमने गेन कितना किया। जैसे सीबीएसई 12th मार्क्स में या बीएससी में तुमने मान लो कि तुम्हारे 500 मार्क्स थे टोटल और तुमने गेन कर लिए 250 और इंटू क्या हो गया 50, तो 250 टू कितना आ गया 50%। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ तुमने 50% ही किया, तुम्हारी जो पोटेंशियल थी मार्क्स गेन करने की तुम्हारी 50% ही थी। सिंपल बात है। ऐसे ही मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज को कुछ नहीं लिखते। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंटेज का, कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आ जाएगा 100। लेट्स सपोज कि आपके पास दो सोल्यूट है, एक सोल्यूट है एक सोलवेंट है, तो आप वेट परसेंटेज कैसे निकालोगे? मास बाई मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज कैसे निकालोगे? कि एक हो गया WA अपॉन में क्या आ जाएगा WA प्लस के WB इंटू 100, तो ये हमारी क्या आ जाएगी वेट परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही सेकंड क्या होता है वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में क्या आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। लेट्स सपोज कि तुमने दो सॉल्वेंट को या लिक्विड सॉल्यूशन बनाया, एक का वॉल्यूम V1 था और दूसरे का V2 था, और मैं पूछ रहा हूं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी V1 के लिए, तो कैसे निकालोगे? तो V1 अपॉन में क्या आ जाएगा V1 प्लस के V2 इंटू क्या आ जाएगा 100। सिंपल है। तो मास परसेंटेज निकालना, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। सिंपल क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि तुम्हें क्वेश्चन में कभी कभी गिवन होता है, हालांकि पूछता नहीं, बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन फिर भी एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर करते हुए चलता हूं। कभी कभी इनसे क्या आता है कि अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन, तो डायरेक्ट टाइप क्वेश्चन क्या देगा कि तुम्हारे पास A रहेगा और B रहेगा, इसका अमाउंट 50 ग्राम होगा, इसका अमाउंट क्या होगा 40 ग्राम होगा, और तुमसे पूछेगा कि वेट बाय वेट परसेंटेज बताओ A की कितनी होगी। तो सिंपल है, कैसे करोगे 50 अपॉन में 90 इंटू 100, बात खत्म। फर्स्ट टाइप का कि सिंपल तुम्हें हलवाई रख के दे दिया तब वेट बाय वेट परसेंटेज पूछ लिया। सेकेंड टाइप पे क्या करेगा कि जब तुम्हें उसने वॉल्यूम परसेंटेज या वेट परसेंटेज दे रखी होगी, कि लेट सपोज तुम्हें क्या देगा ग्लूकोज देगा, कि जो हमारा ग्लूकोज है वो 22 ग्राम है, ठीक है, और जो हमारा सॉल्यूशन है ग्लूकोज का वाटर के साथ, ठीक है, जो हमारा सॉल्यूशन है ग्लूकोज के वाटर के साथ वो 500 ml है, ठीक है, और तुम्हें साथ में क्या देगा डेंसिटी भी देगा, कि जो हमारा सॉल्यूशन है कि उसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml है या लीटर है, किसी भी फॉर्म में दे सकता है, ठीक है, और तुमसे पूछेगा कि वेट बाय वेट परसेंटेज बताओ कितनी होगी ग्लूकोज की, बताओ कैसे करोगे? सिंपल सी बात है। अब तुम्हें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने के लिए ग्लूकोज का मास चाहिए, ग्लूकोज का मास कितना है 22, अपॉन में तुम्हें क्या चाहिए टोटल मास चाहिए। अब तुम्हें टोटल मास तो चाहिए, लेकिन टोटल मास तो इसमें गिवन नहीं है, वाटर का मास तुम्हें पता नहीं है, तो टोटल मास का मतलब इक्वल क्या होगा टोटल सॉल्यूशन का मास, और टोटल सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे हम? तुम्हें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है मास बाई वॉल्यूम,
अब मास तुम्हें निकालना है तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और यहां से तुम्हें पूरे सॉल्यूशन का मास पता लग जाएगा, और यहां से इस मास को यहां पे पुट करना और तुम्हें वेट बाय वेट परसेंटेज ग्लूकोज की पता लग जाएगी। तो वेट बाय वेट परसेंटेज से अगर पूछेगा तो इतना ही पूछ सकता है, दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इतना एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। लेकिन वेट बाय वेट परसेंटेज को वो दूसरे तरीके से यूज करके पूछता है। कैसे कि कभी कभी तुम्हें दे देगा कि लेट सपोज 20 ग्राम नहीं 20% वेट बाय वेट परसेंटेज ग्लूकोज का यूज कर रहे हैं हम। तो इस 20/20% वेट ग्लूकोज का मतलब ये होता है बेटा कि 20% का कि 20 ग्राम इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है और हमारा 80 ग्राम हमारा सोलवेंट या मैं कह सकता हूं कि वाटर प्रेजेंट है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी पॉइंट वाइज या केस वाइज मैं चीजें पढ़ाता हूं वे कहीं ना कहीं आपको जाके क्वेश्चन में 100% मिलेगी। तो जितना ध्यान से तुम लिखते जाओगे, जितने ध्यान से तुम टॉपिक को समझते जाओगे, इतने ही क्वेश्चन करने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 20% वेट बाय वेट ग्लूकोज का मतलब क्या होता है कि उसमें 20 ग्राम तो ग्लूकोज है और 80% क्या है, सोलवेंट है। तो हमारी दो कंसंट्रेशन टर्म निमट गई। ठीक है, अब देखिए तीसरी, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन भी क्या होता है, एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और वेट बाय वेट परसेंटेज का एक तरीका होता है। ऐसे ही हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, पीपीएम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीएम इसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। देखिए सिंपल सा, अगर किसी चीज को मुझे वेट बाय वेट में परसेंटेज करना है, एक तो ये तब यूज होता है जब हमारा मास ऑफ सॉल्यूट बहुत ही कम हो, मिनिमम अमाउंट में हो, मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो। तो जब मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, लेट सपोज कि कोई मास प्रेजेंट है, उसकी क्या है 2.5 × 10⁻³ ग्राम प्रेजेंट है, तो ये तो बहुत मिनिमम होता है, मिलीग्राम में चला गया। तो इस केस में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दो तरीके बताता हूं। अगर सपोज करो कि मेरे पास 2.5 × 10⁻³ ग्राम क्या है, एक सोल्यूट है, और टोटल सोल्यूशन का मास मैंने मान लिया कितना है, 1000 ग्राम है, तो मुझे बताओ वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होगी। तो जब मैं इसकी अगर वेट बाय वेट परसेंटेज निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2.5 हो गया इंटू 10⁻³ हो गया अपॉन में 1000 ग्राम क्या हो गया, टोटल मास हो गया, इंटू 100 करूंगा तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2.5 × 10⁻⁴ परसेंटेज वेट बाय वेट आ जाएगा। अब इसी तरीके को मैं पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्लेन करता हूं। पार्ट्स पर मिलियन में कैसे करेंगे, पीपीएम में। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब यह है कि देखो, परसेंटेज का मतलब होता है कि हम 100 में से देखना चाह रहे हैं कि 100 में से कितना परसेंटेज हिस्सा है। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होगा कि 1 मिलियन में उसका कितना परसेंटेज हिस्सा है। तो पार्ट्स पर मिलियन में जब हम यहाँ पे 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे 1 मिलियन की मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि 1 मिलियन में से कितना फ्रैक्शन इसका परसेंट है। कैसे, रिजल्ट देखो क्या होता है। अगर सेम मेथड 2.5 × 10⁻³ अपॉन में 1000 करूं इंटू 10⁻6, 1 मिलियन में कितना होता है, 10⁻6 होता है। ध्यान रखिएगा, 1 मिलियन में कितना होता है, 10⁻6 होता है, 10 लाख। बात ठीक है। अब देखो, अब इसको इससे रिप्रेजेंट करूंगा, 3 से कट गया, इसकी 3 से ये 3 कट जाएगा और तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 ppm। अब एक बात बताओ, तुम्हें सुनने में ये अच्छा लग रहा है कि सुनने में ये अच्छा लग रहा है। अगर मैं बोलूं कि कोई अमाउंट है, जैसे चलो मैग्नीशियम मान लिया कि मैग्नीशियम वाटर में 2.5 × 10⁻⁴ परसेंटेज बाय वेट वॉल्यूम है, वेट बाय वेट है, और मैं अगर बोल दूं कि 2.5 ppm परसेंटेज है मैग्नीशियम की वाटर में, कौन सा अच्छा लग रहा है सुनने में, सेकंड वाला ना, पीपीएम। तो पीपीएम का यूज यही था, सिंपल सा। एज सच इतनी जगह यूज नहीं करते, कहीं इंडस्ट्री प्रोसेस में यूज करते हैं, मिनरल वाटर जहां बनते हैं वहां पे हम इनका यूज करते हैं, जब वे पीपीएम में चीजें यूज करते हैं, या बॉडी में इंग्रेडिएंट जब हम यूज करते हैं, डालते हैं मैग्नीशियम आयरन जिंक, इन सब का यूज करते हैं, तो वो उनकी अमाउंट भी पीपीएम में होती है।
तो जब कभी भी सोल्यूट का मास बहुत कम हो तो हम वहाँ पे प्रीफर करते हैं कि हम ppm में कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें, जिससे सुनने में भी अच्छा लगे और पता होता है ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन 10⁶ में से हम पूछ रहे हैं। बात सिंपल है। तो ये थी हमारी 3 कंसंट्रेशन टर्म। अब आती है 4th, मोलैरिटी। इस पे बहुत कुछ डिस्कस करना है मुझे। मोलैरिटी